हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो आज हम बिहार के भूगोल के बारे में जानेंगे और एकदम टू द पॉइंट मोटा मोटी हम लोग रिवीजन करते हुए चले जाएंगे। एकदम कम समय में बिहार ज्योग्राफी का रिवीजन जो है वो आपको हो जाएगा और मैप से हम लोग करेंगे रिवीजन, जिससे क्या होगा कि ये माइंड मैप है। आपके माइंड में ये मैप सेट हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये मैप याद आएगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या बताया गया था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में जानने वाले हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा बिहार, है ना। ये हमारा प्यारा सा बिहार है, जिसको कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्यारा सा क्या है, तो बिहार है। बिहार में आप जान रहे हैं कि हमारा बिहार का जो आयताकार आकार बताया गया है। हमारा बिहार सबसे पहले बताना है आपको कि कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारत का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो हमारा भारत भी क्या है कि उत्तर पूरब में स्थित है। सबसे पहले देखिए ये पृथ्वी है ना। ये क्या है, पृथ्वी है। इसके बीचों बीच क्या है, एक विषुवत रेखा है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, तो जीएमटी हो जाएगा। अब देखिए कि ये यहाँ पर हमारा भारत स्थित है और इस भारत में यहाँ पर क्या स्थित है, हमारा बिहार। तो बिहार की भी जब स्थिति बोली जाए कहाँ स्थित है, तो बिहार के बारे में भी हम वही बताएंगे कि उत्तर पूरब में हमारा बिहार जो है वो स्थित है। ठीक है, बिहार की जो कहानी है वो बड़ा ही रोचक कहानी है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा बिहार बना था। ये भी हम एक वीडियो छोटा सा अपलोड करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, है ना। हर साल एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है। तो एक छोटा सा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का, वो भी हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिहार में। तो बिहार के बारे में, बिहार में आप देख रहे हैं यहाँ ये बिहार का क्या है, मैप है ना। देखिए, बिहार के उत्तर में क्या स्थित है, नेपाल, है ना। बिहार के उत्तर में क्या स्थित है जी, तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, है ना। इस साइड देखिए ये हो जाएगा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उसके बाद पश्चिम पूरब में देखिए पश्चिम बंगाल है और नीचे दक्षिण में आप क्या देख रहे हैं कि झारखंड स्थित है। तो नेपाल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल से सटे हुए जिले का नाम पूछा जाता है। तो सीक्वेंस में याद रखना है आपको, है ना। आपको जो है इसको सीक्वेंस में याद रखना है। तो सीक्वेंस में कैसे याद रखिएगा ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे तो नेपाल देखिए ये आपका नेपाल का सीमा है ना। यहाँ से ऐसे ये जाती है नेपाल। तो नेपाल में देखिएगा तो सबसे पहले कौन सा ज़िला आता है, सबसे पहले जो ज़िला है वो है पश्चिम चंपारण, फिर है कौन, पूर्वी चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और फिर किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नेपाल से सटे हुए कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, है ना। 7 ज़िले हैं। आप इधर पश्चिम बंगाल से देखिए तो एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है और एक कटिहार है। तो इस तरह से इधर से 3 ज़िले सटते हैं। इधर देखिए उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो कितने हो गए, 8 ज़िले हो गए, है ना। तो 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से भी और 8 ज़िले जो है आपका ये आपका हो जाएगा झारखंड से भी। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से भी और 8 ज़िले झारखंड से भी। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने आपको बता दिया। बाकी जो बीच वाले ज़िला है तो उसमें एक पटना को याद रखिए कि पटना से सटा हुआ कौन कौन सा ज़िला है, तो पटना से सटा हुआ 9 ज़िला है ना। सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है ना। उसके बाद देखिए जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। तो इस तरह से 9 ज़िला जो है वो पटना से सटता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया, है ना, बिहार में कितने 38 ज़िले हैं। आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बिहार का कुछ भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो हमने आपको बताया भी है। तो देखिए इसका जो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार 27 31 15 से लेके 24 20 10 तक है ना। 27 31 15 से लेके क्या है, 24 20 10 तक दिया हुआ है। इधर देखिए कि देशांतरीय विस्तार देखिए 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर तक है। ये उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 345 और पश्चिम से पूर्व कितनी है, 483। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है या पश्चिम से पूर्व ज़्यादा है। तो पश्चिम से पूर्व जो है वो ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण 345 ही है, पश्चिम से पूर्व 483 है। और इसका आकार कैसा है, तो देखिए आपको आयताकार दिख रहा होगा इसका आकार, है ना। ये हमारा बिहार है, 22 मार्च 1912 को ये बना था,
है ना, बंगाल से अलग हो करके 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को यहाँ से झारखंड अलग हो गया। टोटल क्षेत्रफल देखिए कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है ना। कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत देखिए तो 2.86% है। कितना है जी, 2.86% है। समुद्र तल से दूरी कितनी है, 173 फीट इसकी जो है वो दूरी है ना। तो ये सभी आपको याद रखना, क्योंकि इन सभी जगहों से क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। इस बार हमने 111वां बिहार दिवस मनाया है और इस बार के बिहार दिवस का थीम क्या था, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 7 निश्चय 2 का एक निश्चय है ना। तो इस तरह से हम बिहार का क्या देख लिए, बिहार का भौगोलिक परिचय को देख लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ इसका राजनीतिक परिचय देख लीजिए। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, है ना। तो देखिए बिहार में जो है 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल है। जिला कितना है, 38 है। इसके बाद देखिए कि अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। नगर निगम 19 है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। सबसे नया नगर निगम जो है वो बना है सहरसा, है ना। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। सबसे नया नगर निगम कौन सा बना है, तो सहरसा बना है। प्रखंड 534 हो जाएगा। अब देखिए जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या को आपको याद रखना है 10, 40, 99, 452। एकदम मोबाइल नंबर की तरह डाटा को याद रखिए, 10, 40, 99, 452। प्रतिशत में पूछेगा तो 8.6% जो है हमारे यहाँ की जनसंख्या है। देश में स्थान देखिए जनसंख्या में कितना है, 3वां है, तीसरा है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा स्थान है। यहाँ का लिंगानुपात देखिए 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। 10 की वृद्धि दर जो है वो 25.6 है, 4 है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये 1106 है। और देश में पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में। साक्षरता दर देख लीजिए, तो जब आप साक्षरता दर देखेंगे तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो कितना है, 61.8% है ना। टीचर वाला में पूछा हुआ भी था। पुरुष साक्षरता देखिए तो इसमें प्लस कर दीजिए 10 तो 71.2 हो जाएगा, और महिला में माइनस कर दीजिए तो 51.5 हो जाएगा, है ना। तो आसान है इसको याद रखना। लोकसभा सीट आप जान ही रहे हैं 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद 75 है। द्विसदनात्मक यहाँ की व्यवस्था है। ठीक है, आप ये देख लिए। अब देखिए ये है आपका मैप। ये हम इसलिए ब्लैंक मैप लगाए हैं कि आप इसमें हमको बताएंगे कि नेपाल से सटने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, है ना। तो देखिए आप जैसे ही वीडियो देखिएगा तो हमारे साथ साथ बोलते चलिएगा। तो ये कौन सा ज़िला हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, है ना। उसके बाद देखिए कौन सा ज़िला हो जाएगा, नेपाल से, ये नेपाल है ना, ये क्या है, नेपाल है। तो नेपाल से सटा हुआ देखिए ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी। मधुबनी के बाद हो गया सुपौल। सुपौल के बाद क्या हो जाएगा, अररिया। अररिया के बाद हो गया किशनगंज, है ना। तो इस तरह से हमने नेपाल से सटे हुए जिलों, क्योंकि पूछ देता है कि कौन सा जिला नेपाल से नहीं सटा है। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से हो गया, ये तो किशनगंज हो गया। उसके बाद देखिए ये पूर्णिया हो गया और ये हो गया कटिहार, है ना। इधर देखिए इधर हो गया आपका यूपी। यूपी से सटा हुआ कौन कौन सा जिला, ये पश्चिम चंपारण, ये हो गया गोपालगंज। उसके बाद हो गया सिवान। सिवान के बाद ये सारण, है ना। सारण के बाद देख लीजिए ये हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर के बाद बक्सर, और बक्सर के बाद ये कैमूर, और ये हो गया रोहतास। अब नीचे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ झारखंड है। झारखंड से सटा हुआ देखिए तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया जी। इसके बाद गया हो गया, नवादा हो गया, है ना, जमुई हो गया, बांका हो गया और भागलपुर हो गया। तो इस तरह से ये याद रखना है। मेरे साथ साथ बोल के आपको इस वीडियो को जब आप देखिएगा तो साथ साथ बोलिएगा, है ना। चलिए तो ये आप देख लिए, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए आपको हम इसमें बताने वाले हैं कि बिहार में कितने जो है, हमने आपको बताया कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। तो उस 9 प्रमंडल में देखिएगा 9 प्रमंडल में कौन कौन सा प्रमंडल हो जाता है। तो सबसे पहला आपको देखिए एक होता है पटना प्रमंडल, है ना, कोसी प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, है ना। इस तरह से देखिएगा तो 9 प्रमंडल हैं। और 9 प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आएंगे, है ना, 9 प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आएंगे, ये हम आपको बताएंगे जब हम बिहार के बारे में जब आपको हम बताएंगे बिहार की रचना कैसे हुई है, उसमें हम आपको इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे देखिए, अब बिहार के नदी तंत्र को थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, देख लेना है। तो बिहार का नदी तंत्र देखिए, जब आप बिहार का नदी तंत्र को देखेंगे, है ना, तो नदी तंत्र में देखिए तो सबसे पहले आपको उत्तर से नदी याद रखना है ना। इसमें देखिए सबसे बीच में कौन सी नदी है, ये जो आपको बह रही है ये है गंगा, है ना। ये कौन सी नदी है, ये है गंगा। और गंगा को जब आप देखिएगा तो गंगा बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा जो है बिहार में चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है, 12 जिला से होकर के ये गंगा जो है प्रवाहित होती है, ये भी आपको पता है। अब देखिए सबसे उत्तर ऊपर में 2 भाग में गंगा बांट दिया, ये हो गया आपको नॉर्थ साइड, ये हो गया साउथ साइड, है ना। तो उत्तर की तरफ से देखना है हमको, उत्तर की तरफ से देखिए सबसे पहली नदी कौन सी है, तो घाघरा, है ना। ये जो आपको दिख रही है ये नदी हो जाएगी घाघरा। तो घाघरा के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, उत्तर की तरफ की नदियों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि सिर्फ उत्तर का देख लेते हैं, उसके बाद फिर दक्षिण का देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो उत्तर की तरफ से देखिए ये है घाघरा, घाघरा को सरयू भी बोला जाता है। और इसका जो उद्गम है ये माप चाचुंगो तिब्बत पठार से हुआ है। ये गंगा नदी सारण में खिलगंज के स्थान पे जाके मिल जाता है। गंगा नदी में कहाँ पर मिलता है, तो सारण के खिलगंज में, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। और बिहार में ये कहाँ से प्रवेश करता है, तो सिवान जिले से प्रवेश करता है और सारण जिला में जाकर के गंगा में मिल जाता है। चलिए दूसरी नदी देखिए, एकदम सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस सजाने के लिए दे देता है। दूसरी नदी आपकी हो जाएगी गंडक। तो गंडक के बारे में देखिए, गंडक का उद्गम नेपाल हिमालय में है। ये गंगा नदी में पहलेजा घाट के पास सारण में आकर के यहाँ पर देखिए कि मिल जा रही है ना, मिल जा रही है। इसके बाद देखिए ये जो है ये गोपालगंज, है ना, और मुजफ्फरपुर की सीमा रेखा बनाती है, सीमा बनाती है। याद रखना है कि गंडक नदी जो है ये गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की सीमा बनाती है ना, सारण वैशाली के बीच भी सीमा बनाती है। तो ये भी आपको गंडक नदी के बारे में ध्यान रखना है। अगला है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का देखिए कि उद्गम कहाँ से होता है, तो चौतरवा और बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण। बूढ़ी गंडक ही एक ऐसी नदी है जो बिहार में उद्गम होता है और बिहार में ही ये गंगा में मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये गंगा नदी में खगड़िया के पास आकर के देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के खगड़िया के पास आकर के मिल रहा है। ये बूढ़ी गंडक जो है ये तीव्र गति से बहने वाली नदी है ना, सबसे तीव्र गति से बहती है ये बूढ़ी गंडक। ठीक है, चलिए गंडक के बारे में याद रखिएगा कि 7 धाराओं से मिल करके बनी हुई है। गंडक नदी जो है ये 7 धाराओं से मिल करके बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं बागमती। बागमती के बारे में देखिए, बागमती देखिए ये शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है और कोसी नदी बदला घाट के पास आकर के ये कोसी में मिलती है। ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये किस में मिलती है, कोसी में मिलती है। फिर देखिए कमला, तो कमला भी महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी से निकलती है और ये भी डायरेक्ट गंगा में ना मिलके कोसी में मिलती है। तो बागमती और कमला जो है यहाँ पर कोसी में मिलती है और कोसी आकर के फिर क्या होता है, गंगा में मिल जाता है। तो कोसी के बारे में देखिए, नेपाल और तिब्बत से निकलता है ये कुर्सेला कटिहार में आकर के गंगा नदी में क्या होता है, मिल जाता है। बिहार में कोसी कहाँ से प्रवेश करता है, तो सुपौल के भीमनगर से जो है ये प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए ये जो कोसी नदी है ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है ना। इधर से जो है ये पूरब से क्या हो रही है, ये पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है ना। तो इस तरह से देखिएगा ये नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लाती है ना। तो इसलिए कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी पर ही एक देखिए परियोजना आया है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, जिसकी कोसी का पानी को महानंदा नदी में जो है वो गिराया जाएगा। तो इसीलिए देखिएगा कि कोसी मेची जो है ये बिहार का पहला नदी जोड़ो परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए महानंदा। तो महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग में है ना। गंगा नदी गोड्डागाड़ी घाट बांग्लादेश में आकर के ये गंगा में मिलती है। गंगा नदी गोड्डागाड़ी घाट, गंगा नदी में कहाँ मिलती है, गोड्डागाड़ी घाट बांग्लादेश में। और बिहार में ये किशनगंज में प्रवेश करती है। महानंदा की मेची जो है ये महानंदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, है ना। मेची क्या है, महानंदा की सहायक नदी है। और देखिए ये जो महानंदा है ये दार्जिलिंग में कहाँ से निकलता है, ये महादिरान, है ना, महादिरान पहाड़ी से निकलता है, महादिरान पहाड़ी से निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक बार हम लोग नदी का नाम ऊपर जो है उत्तर दिशा की पूछ देता है कि उत्तर से आने वाली नदियाँ, दक्षिण से आने वाली नदियाँ जो गंगा में मिलती है। तो उत्तर से आने वाली नदियों में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले घाघरा, गंडक,
बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। है ना, मेरे साथ बोलिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। बिहार में देखिए कि 3 दोआब है, एक घाघरा गंडक दोआब है, एक गंडक कोसी दोआब है और कोसी महानंदा दोआब है। ये उत्तर में, गंगा के उत्तर में, उत्तरी मैदान में 3 दोआब बनते हैं, एक घाघरा गंडक दोआब, एक गंडक कोसी दोआब और एक कोसी महानंदा दोआब। तो ये हमने क्या देखा, उत्तर की नदियों को देखा। चलिए अब हम दक्षिण की नदियों को देखेंगे। तो दक्षिण की नदियों को जब आप देखिएगा तो दक्षिण की नदी में देखिए सबसे पहले आता है कर्मनाशा। कर्मनाशा का उद्गम कहाँ से होता है, कैमूर पर्वत से होता है और ये कैमूर कहाँ है, बिहार में है ना। संगम इसका गंगा नदी में चौसा के पास जो है, ये देख रहे हैं संगम गंगा नदी में यहाँ पर चौसा के पास क्या हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है आपका कौन, पुनपुन, है ना। अगला क्या है, पुनपुन। तो पुनपुन के बारे में देखिए, पुनपुन के बारे में बताते हैं आपको। पुनपुन देखिए, पुनपुन जो है ये पुनपुन नदी यहाँ है। पुनपुन का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से है। पुनपुन को कीकट, अर्धमागधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्धमागधी, कीकट। पलामू झारखंड के चौराहा पहाड़ी से निकलती है और फतुहा पटना में है, वहाँ पर गंगा से आकर के मिल जाती है। ये देखिए, ये जो पुनपुन नदी है ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। यहाँ जब ये पहुँचती है तो यहाँ पर ये गंगा नदी के समानांतर बहती है और समानांतर बह करके एक पिनेट का निर्माण करती है, यानी पिनेट प्रवाह प्रणाली। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिनेट प्रवाह प्रणाली बनाने वाली नदी कौन सी है, तो ये पुनपुन है ना। पिनेट प्रवाह प्रणाली बनाने वाली नदी कौन सी है, तो पुनपुन है। ये गंगा के समानांतर बह करके पिनेट प्रवाह प्रणाली बनाती है। क्यों, क्योंकि गंगा का जो ये इस साइड है, दक्षिणी साइड है, ये ऊंचा है और उत्तरी साइड क्या है, नीचा है। तो जब गंगा में पानी भरेगा तो उत्तर साइड में ज़्यादा जाएगा, दक्षिण में कम आएगा। तो उत्तर, इसीलिए उत्तरी गंगा के मैदान जो है उसको बाढ़ का मैदान भी बोलते हैं। उधर बाढ़ ज़्यादा आता है, दक्षिण में बाढ़ क्या होता है, कम आता है, क्योंकि ये जो तटबंध है ये ऊंचा तटबंध है, जबकि इधर का तटबंध क्या है, नीचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है फल्गु। फल्गु को देखिए कि निरंजना और मोहना के संगम से ये बन जाता है फल्गु और ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये खो जाती है ना। चलिए इसके बाद है क्यूल। क्यूल देखिए तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड से निकलती है और इसका गंगा नदी में संगम हो जाता है सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर के। कहाँ हो जाता है, सूरजगढ़ लखीसराय में। अजय नदी का उद्गम देखिए कि देवघर, है ना, बटपार पहाड़ी से होता है और इसका संगम भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में आकर के हो जाता है। और बिहार और झारखंड के बीच में ये जो अजय नदी है ये सीमा बनाती है। बिहार झारखंड के बीच में क्या करती है, ये सीमा बनाती है, ठीक है। गंगा के बारे में आपको बताया कि गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और बिहार से बाहर ये कटिहार से निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 445 किलोमीटर। टोटल कितने ज़िले हैं, 12 ज़िले। तो दक्षिणी के नदी को हम एक बार नाम देख लेते हैं। कर्मनाशा, है ना, सबसे पहले चलिए मेरे साथ बोलिए, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, गंगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश नहीं, याद रखिए, ये अमरकंटक श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलता है और ये 4 राज्यों से होकर बहता है। छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, MP, UP, बिहार, है ना। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, MP, UP और बिहार, ये 4 जिलों से होकर के सोन नदी जो है बहती है। तो ये कभी भी अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश नहीं मारिएगा, अमरकंटक श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है सोन नदी। तो आशा करते हैं कि बिहार की नदी जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उत्तर से बहने वाली नदी, दक्षिण से बहने वाली नदी, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है ना, सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बिहार का नदी घाटी परियोजना कुछ देख लीजिए। तो नदी घाटी परियोजना के बारे में जब आप देखिएगा तो देखिए बिहार में क्या है, सिंचाई की चरम क्षमता, है ना, सिंचाई की चरम क्षमता बोला है कि 117.54 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 117.54 लाख हेक्टेयर। जब आपसे पूछा जाए कि सिंचित भूमि, है ना, बिहार में सिंचित भूमि कितनी है, तो सिंचित भूमि है 54.96 लाख हेक्टेयर। ये इस बार का जो सर्वे आया है उससे हम आपको बताए हैं, लाख हेक्टेयर कितना है, 54.96 लाख हेक्टेयर। ये सिंचित भूमि है बिहार में, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा देख लीजिए, यहाँ पर 3 नदी परियोजना है।
कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको दिखेगा। चलिए, 3 नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, है ना। 3 नदी घाटी परियोजना है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और कौन सा बताए, कोसी। सबसे पुराना है सोन नदी घाटी परियोजना, है ना। सोन नदी घाटी परियोजना जो है ये सबसे पुराना है। अब देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको बता दें, यहाँ 2 नहर है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर कहाँ से निकलती है, तो पूर्वी सोन नहर जो है ये बारून से निकलती है। कहाँ से, बारून से। और पश्चिमी सोन नहर डेहरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, डेहरी से निकलती है। पूर्वी सोन नहर बारून से और पश्चिमी सोन नहर डेहरी से निकलती है। दूसरा देखिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी घाटी परियोजना से देखिए कि त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेऊर नहर, है ना। तो सारण नहर ये पश्चिम से है, तिरहुत नहर पूर्वी है ना। यहाँ पर देखिए, इससे इस तरफ के जितने भी जिले हैं वो सभी सिंचित किए जाते हैं। कोसी नदी घाटी देख लीजिए, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर और बांध हनुमान नगर बांध है यहाँ। तो ये हो गया कोसी नहर परियोजना के तहत। अब देखिएगा, तो बिहार में जो सिंचाई होता है, बिहार में क्या होता है, सिंचाई होता है। तो यहाँ पर सिंचाई देखिए, एक सिंचाई होता है नहर से, होता है नलकूप से, है ना, होता है कुआं से, तालाब से, है ना, अन्य सोर्सों से। तो इस तरह से बहुत सारे सोर्सेज से क्या होता है, तो यहाँ पर सिंचाई होता है। तो अब देख कह रहा है कि नलकूप से कितना सिंचाई होगा। तो देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है पेन से, नलकूप से जो है वो 63.9%। नलकूप से कितना होगा, 63.9। नहर से कितना होता है, 30.6%। तालाब से कितना होता है, 2%। और अन्य सोर्सेज से होता है 0.35%। ठीक है। आपको देखिए, सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होगा, तो रोहतास में होगा। क्यों रोहतास में होता है, क्योंकि रोहतास में जानते हैं आप, चावल सबसे ज़्यादा रोहतास उत्पादन कर रहा है, गेहूँ सबसे ज़्यादा रोहतास उत्पादन कर रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में होता है और सबसे कम शिवहर में होता है। सबसे कम कहाँ होगा, शिवहर में होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रोहतास में होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होगा, तो देखिए नलकूप से होता है कहाँ पर, समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर। इसके बाद देखिए कि सीतामढ़ी, है ना। तो ये 2 जिलों में क्या होता है, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इस सब में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई ऐसे होता है। नहर से सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो रोहतास और वेस्ट चंपारण में होता है। रोहतास और वेस्ट चंपारण में नहर से सिंचाई होता है। तालाब से सबसे ज़्यादा देखिएगा तो दरभंगा जिला में, है ना। तालाब से सबसे ज़्यादा कहाँ होगा जी, दरभंगा जिला में। और सबसे कम जो सिंचाई होता है तालाब से, वो गया में होता है। ठीक है, सबसे कम कहाँ होता है, गया में होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो सिंचाई है, नदी घाटी परियोजना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ किससे होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सिंचाई बिहार में नलकूप से ही होता है। नलकूप से कहाँ सिंचाई होता है सबसे ज़्यादा, तो समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में होता है। नहर से सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, रोहतास वेस्ट चंपारण में होगा। तालाब से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो दरभंगा में होता है। ये नदी घाटी परियोजना भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बिहार की मिट्टी की तरफ और बिहार की मिट्टी को देख लेते हैं। तो बिहार की मिट्टी देखिए, बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी है ना, उसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। तो मिट्टी जब आप देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये पर्वतीय एवं भावर क्षेत्र इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्वतीय एवं भावर क्षेत्र। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है। तो ये सोमेश्वर श्रेणी है, शिवालिक का भाग है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं पर्वत पदीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पर्वत पदीय मिट्टी, पिडमोंट मिट्टी, है ना। ये उत्तर पश्चिम भाग में मिलेगा आपको। ये कंकरीला, पथरीला, कम उपजाऊ होता है, इसीलिए इसको भावर क्षेत्र बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, ये सिर्फ आपको पश्चिम चंपारण में मिलेगा। पर्वतीय मिट्टी सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, पश्चिम चंपारण में मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद ये नेपाल से सटा हुआ आप देख रहे होंगे, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो है, यहाँ पर देखिए इसको तराई मिट्टी बुलाता है। क्या बुलाया जाता है, तराई मिट्टी। और ये उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, चंपारण से किशनगंज तक है ना। यहाँ से शुरू होकर के किशनगंज तक है। यहाँ धान, जूट, गन्ना वगैरह जो है वो उपजाया जाता है। समझ गए, चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए उसके नीचे आइए, तो उसके नीचे जो ये आप देख रहे हैं,
है ना। उसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये जो वाइट वाला भाग आपको दिख रहा है ये क्या है ना। तो ये है बांगर मिट्टी, ये यहाँ और यहाँ, ये ग्रीन कलर से जो हम कर रहे हैं ये दोनों क्या है, तो बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी मतलब हो गया पुरानी जलोढ़, है ना। ये कम उपजा, थोड़ा कम उपजाऊ होता है, इसमें चूना पोटास अधिक होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन का कमी होता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब, इसको बलसुंदरी भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, बलसुंदरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घाघरा गंडक का दोआब है, ठीक है, बूढ़ी गंडक कोसी का दोआब है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि बलसुंदरी भी बोलते हैं इसको। तो बांगर मिट्टी, और यहाँ धान गेहूँ मक्का चना अरहर ये सभी जो है मिलते हैं। और जिला देखिएगा तो चंपारण मुजफ्फरपुर दरभंगा गोपालगंज ये सब साइड में मिलता है। चलिए उसके नीचे आइए, उसके नीचे जब आप आएंगे तो ये देखिए, ये जो हम येलो कलर से कर रहे हैं, ये जो बिंदु वाला भाग है ये है खादर मिट्टी। इसको क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ इसको बोलते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा उपजाऊ ये मिट्टी होता है। यहाँ धान गेहूँ मक्का दलहन जूट ये सब मिल जाएगा आपको। पूर्णिया कटिहार इससे आसपास में मिलेगा। इधर से देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब जिला में है। इसका रंग देखिएगा तो गहरा भूरा होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, बालू और चीका जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी। क्योंकि गंगा देखिए, यहाँ पर गंगा नदी है, दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइन है ये गंगा नदी का है और गंगा नदी के जस्ट ऊपर है, इसीलिए ये खादर मिट्टी है ना। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे जब आप जाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, देखिए नीचे देखिए, गंगा के जस्ट नीचे आप देखिए 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाल मिट्टी, है ना जी। इसको क्या बोलते हैं, टाल मिट्टी बोलते हैं। और ये टाल मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ ये भी होता है। टाल में दाल बहुत उपजता है। दलहन तिलहन फसल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। बक्सर से लेके आपको ये भागलपुर तक मिल जाएगा, है ना। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये। चलिए उसके जस्ट नीचे जब आप जाएंगे तो उसके जस्ट नीचे आपको देखिए ये जो दिख रहा है ये, है ना, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्रीन कलर से, इसको बोलते हैं क्या, करेल के बाल मिट्टी। क्या बोलते हैं, करेल के बाल। यानी पुरानी जलोढ़ को दक्षिण में हम लोग क्या बोलते हैं, करेल के बाल। ये भी उपजाऊ होता है, इसमें रबी खरीफ फसल होता है। पटना नालंदा साइड में आपको मिलेगा। और देखिएगा तो दाल जो है सबसे ज़्यादा पटना में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गंगा किनारे टाल मिट्टी बहुत ज़्यादा वहाँ मिल जा रही है इसीलिए। उसके बाद देखिए ये जो दिख रहा है आपको कैमूर रोहतास साइड में, कैमूर रोहतास साइड में क्या है, लाल बलुई मिट्टी है। कैमूर रोहतास के साइड में लाल बलुई मिट्टी है, ये कम उपजाऊ है। कैमूर पठारी क्षेत्र है, लोहा की अधिकता है ना। इसके बाद देख लीजिए ये जो दिख रहा है आपको इधर जमुई मुंगेर साइड में, यहाँ पर देखिए लाल पीली मिट्टी है। इसको क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी। और ये लोहा ऑक्साइड कम उपजाऊ मोटा अनाज बलसुंदरी क्षेत्र होता है ना। ये राजमहल तक जो है ये विस्तृत है। तो एक बार आप लोग मिट्टी को समझ गए होंगे। सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण में कौन सी मिट्टी, पर्वतपदीय मिट्टी, है ना, पर्वतपदीय मिट्टी। उसके बाद देखिए नेपाल के तराई में सटे हुए तराई मिट्टी। उसके नीचे कौन सी मिट्टी, बांगर मिट्टी। उसके नीचे कौन सी मिट्टी, खादर मिट्टी। फिर उसके नीचे तो गंगा जी आ जाती हैं। गंगा के जस्ट नीचे हो जाएगा टाल मिट्टी, है ना। उसके नीचे हो जाएगा करेल के बाल। कैमूर रोहतास साइड में लाल बलुई मिट्टी, और इधर नीचे के साइड में इस साइड आपको मुंगेर तरफ लाल पीली मिट्टी। तो मिट्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैदानी भाग का ढाल कितना होता है, तो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होता है ना। मैदानी भाग का ढाल कितना होता है जी, तो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होता है, ठीक है। पंजाब में देखिए नवीन, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है कि पंजाब में नवीन जलोढ़ मिट्टी को वेट और पुरानी जलोढ़ को धाया बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है, धाया, और नवीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है, वेट बोला जाता है। तो इस तरह से आप मिट्टी समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा चट्टान को हम लोग समझ लेते हैं। चट्टान में देखिए एकदम मैप से पढ़िए, मैप से आपको मैप दिमाग में बैठ जा रहा होगा कि किस साइड मैम क्या बता रही है ना। जब आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको मैप दिमाग में सेट होता चला जाता है। चलिए चट्टान में देखिए, चट्टान में क्या देख रहे हैं आप, देखिए बिहार में देखिएगा तो कितने प्रकार की चट्टान है ना। तो 1 2 3 है ना 4, यानी 4 प्रकार की चट्टान है, 4 प्रकार की चट्टान है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान कहाँ मिलता है ना। धारवाड़ चट्टान कहाँ मिलेगा, तो झारखंड से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उसमें आपको धारवाड़ चट्टान मिलता है। ये है आपका धारवाड़ चट्टान, है ना। सबसे पुराना आर्कियन युग का
क्वार्टजाइट चट्टान ये कहाँ मिलता है? तो दक्षिण पूर्व बिहार में मिलता है, मुंगेर, जमुई, नवादा। इसमें खनिज अभ्रक का आपको क्या मिलेगा? निक्षेप मिलेगा, है ना। इसमें खनिज आपको ज़्यादा मिलेगा, सोना, अभ्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट। अभी आप देखे थे कि जमुई में सोना मिला था बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये झारखंड से सटे हुए भाग में कौन सा? धारवाड़ चट्टान, आर्कियन युग की चट्टान, क्वार्टजाइट, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, कैमूर, रोहतास। ये सिर्फ 2 जिला है, कैमूर और रोहतास। तो याद रखिए विंध्यन समूह की चट्टान मिलेगी यहाँ। कौन सी चट्टान मिलेगी? विंध्यन समूह। और इसमें आपको पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, और चूना पत्थर जो है ना वो कैमूर रोहतास के अलावा कहीं नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो चूना पत्थर की जब बात आएगी तो ये कैमूर और रोहतास में ही आपको मिलेगा। तो सबसे पुरानी चट्टान है, ये भी पुरानी चट्टान है, दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलेगा, कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में मिलेगा। ठीक है, ऐसे सबसे पुराना चट्टान धारवाड़ क्रम का है, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आप क्या देखिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्शियरी चट्टान। तो टर्शियरी चट्टान कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा जहाँ रामनगर दून है, सोमेश्वर श्रेणी है ना। हम लोग देखते हैं दून घाटी है, सोमेश्वर श्रेणी यहाँ पर है। देखिएगा उसका जो ऊंचाई है वो 874 मीटर है। कितना है? 874 मीटर उसका ऊंचाई है। तो यहाँ पर पश्चिम चंपारण में सिर्फ आपको ये मिलेगा, कौन सा चट्टान? टर्शियरी चट्टान, वलित चट्टान, हिमालय तराई क्षेत्र में। और पश्चिम चंपारण, बस एक ही जिला है पश्चिम चंपारण, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैदानी भाग आपको दिख रहा है, ये जो मैदानी भाग दिख रहा है, इस मैदानी भाग को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी चट्टान, है ना। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी चट्टान। और ये देखिए सबसे ज़्यादा इसी का भाग है ना, सबसे ज़्यादा यही है, 62% लगभग है, और सबसे नवीनतम है ना। ये क्या है? तो सबसे नवीनतम है, नवीनतम यानी सबसे नया ये आपको है ना। सबसे नया कौन सा है? ये सबसे नवीनतम है। तो 4 प्रकार के चट्टान कहाँ कहाँ कैसे है तुरंत आपको याद हो गया होगा, एकदम मैप दिमाग में बैठ गया होगा। कैमूर रोहतास जैसी आएगा विंध्यन समूह, पश्चिम चंपारण जैसी आएगा टर्शियरी चट्टान, है ना। नीचे के साइड का जिला जैसे ही आपको दे देगा धारवाड़ चट्टान, तो फटाफट से याद हो गया होगा, है ना। अभी हम लोग देखे थे कि सोना जो है 44% सोना जमुई में मिला है, क्वार्टजाइट मिलता है मुंगेर में, गया नवादा में अभ्रक यूरेनियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, चलिए आगे ब्लैंक मैप लग गया है ना, ब्लैंक मैप लग गया है। चलिए आपको इस ब्लैंक मैप में हम क्या बताएंगे, इसमें बता देते हैं बिहार का जलवायु क्षेत्र। बिहार का जलवायु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिए। बिहार के जलवायु को जब आप पढ़ेंगे तो इस बिहार के जलवायु को 4 जोन में बांटा गया है। कितने में? 4 जोन में बांटा गया है। जोन 1 यहाँ मिल जाएगा, जोन 2 यहाँ मिल जाएगा, है ना, जोन 3A यहाँ मिल जाएगा, और जोन 3B ये इधर मिलेगा। तो जोन 1A में कितने ज़िले हैं? इसमें 13 ज़िले हैं। जोन 1A में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। देखिए चलिए देखते हैं जोन 1A में कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले। कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, है ना, देख लेते हैं एक बार। चलिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, है ना, सीतामढ़ी, इसके बाद आप आ जाइए इधर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, है ना, बेगूसराय, इसके बाद आ जाइए वैशाली, फिर सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज। ये जो ऐसे है, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए ये हो गया आपका क्या? ये हो गया क्या? जोन 1। कितने ज़िले? 13। ठीक है, चलिए समझ गए। जोन 1 में 13। जोन 2 में देखिए, जोन 2 देखिएगा, जोन 2 कलर चेंज कर देते हैं। चलिए जोन 2 में देखिए क्या है, तो जोन 2 में देखिए सुपौल, है ना, इधर हो गया मधेपुरा, सहरसा, है ना, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। इसके बाद देखिए खगड़िया, खगड़िया, खगड़िया के बाद देखिए इधर से आ जाइए कटिहार, कटिहार के बाद पूर्णिया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया। ये हो गए क्या? जोन 2। जोन 2 में कितने ज़िले? 8 ज़िले। जोन 2 में कितने ज़िले? 8 ज़िले। चलिए तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा देखिए 3A में देखते हैं कौन कौन सा ज़िला है। ये हो गया भागलपुर, बांका, जमुई, है ना। इसके बाद देखिए हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा के बाद हो जाएगा इधर लखीसराय, और लखीसराय और मुंगेर। ये जो है ये हो गया आपका जोन
3A। कितने ज़िले? 6 ज़िले, 6 ज़िले। ठीक है, बाकी जो ये बच गए, ये जो बच गए ये हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे जोन 3B, है ना। इसमें कितने ज़िले हो जाएंगे जी? इसमें हो जाएंगे 11 ज़िले। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा ज़िला किस जोन में है, तो सबसे ज़्यादा ज़िला जोन 1 में है, 13 ज़िला है। यदि जोन 3 को मिला दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जोन 3 में हो जाएगा, क्योंकि 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो जोन 3 में होगा, लेकिन 3A 3B अगर बांट दिया जाए तो जोन 1 में सबसे ज़्यादा ज़िला है, 13 ज़िला है ना। जोन 1 में 13 ज़िला है। अब देखिए ये जो जलवायु को बांटा गया है, बिहार की जलवायु को, तो ये उत्तरी भाग में बोला जाता है इसको CWG, है ना। क्या बोला जाता है? CWG। दक्षिणी भाग में क्या बोला जाता है? तो दक्षिणी भाग में इसको AW बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरी भाग में CWG, दक्षिणी भाग में AW बोला जाता है, AW। चलिए, क्या बोला जाता है इसको? CWG और नीचे बुलाता है AW, है ना। तो 2 भाग में बांट देता है। बिहार की औसत वर्षा आपको पता है कितना है? 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है बिहार की। ठीक है, इस तरह से आप जो है बिहार की जलवायु समझ गए होंगे। बिहार में जो है महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं, है ना। बिहार में महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं। लगभग 27 ज़िले ऐसे हैं जहाँ चक्रवातीय तूफान जो है वो आते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है? उपोष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, मानसूनी जलवायु है ना। ये सभी जो है जलवायु है। तो जोन 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में मिल जाएगा। जोन 1 कहाँ मिलेगा? जोन 1 उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान। जोन 2 उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान। जोन 3A ये हो जाएगा क्या? दक्षिण पूर्व एवं जलोढ़ मैदान। और जोन 3B ये क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ठीक है, पश्चिम भाग ये हो गया, पूर्वी भाग ये हो गया। पश्चिम में देखिएगा कि 12 जून से वर्षा शुरू हो जाता है। पूरब में देखिएगा 8 जून से जो है वर्षा शुरू हो जाता है। पश्चिम की जो जलवायु है ये शुष्क जलवायु है ना। पूरब की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जलवायु, बिहार की जलवायु को जो है वो समझ गए होंगे, है ना। न्यूनतम आर्द्रता देखिए अप्रैल महीना में मिलता है। इसके बाद देखिए सबसे कम वर्षा पूछेगा, है ना। सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया, है ना। सबसे कम वर्षा जो है वो इस बार का डाटा देख लीजिएगा कि बदला है कि अरबल है कि बदल गया है ना। अरबल है कि बदल गया है, ये देख लीजिएगा। बिहार में गर्मी के मौसम में क्या चलता है? लू चलता है। और जब लू चलता है तो 8 से 16 किलोमीटर, है ना, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बिहार में लू चलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, तो आगे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं, है ना। चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। तो देखिए पश्चिम चंपारण में आपको क्या मिल जाएगा? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए कि वैशाली में सलीम अली झुब्बा सहनी अभ्यारण्य है। बक्सर में बक्सर पक्षी विहार है। कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। राजगीर में राजगीर अभ्यारण्य है। जमुई में नागी नकटी डैम है ना, नकटी डैम है। इसके बाद देखिए कि क्या है, चलिए इसके बाद देखिए कि बेगूसराय में क्या है? कांवर पक्षी झील अभ्यारण्य है ना। बेगूसराय में क्या है? कांवर पक्षी झील अभ्यारण्य। ये पहला रामसर साइट घोषित हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कटिहार में गोगाबिल है जो कि सामुदायिक रिजर्व घोषित हो गया है। भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी विहार है। मुंगेर में भीमबाद अभ्यारण्य है। जमुई में नागी नकटी डैम है। तो इस तरह से आपको ये सभी याद रखना है। देखिए मैप से आप याद कर लेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि कौन सा जिला कहाँ पर है ना। ये भी आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। चलिए अब एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, यहाँ हम आपको बताए थे तभी, उत्तर का जो ये पर्वतीय भाग है ये शिवालिक हिमालय का श्रेणी है। इसका विभाजन किया गया है एक रामनगर दून, है ना, रामनगर दून। फिर देखिएगा दून घाटी और फिर है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो सोमेश्वर की चोटी हम आपको बताए थे 874 किलोमीटर 474 मीटर ऊंचा है ना। रामनगर दून का लंबाई देखिए कि कितना है? रामनगर दून 32 किलोमीटर है ना। इसका चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर घाटी के बीच में स्थित है। ये जो गंगा नदी है ये बिहार को 2 भाग में बांट दिया, उत्तर का मैदान, दक्षिण का मैदान, है ना।
इस तरह से देखिए मध्य गंगा का मैदान। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा कि उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान 2 भाग में बांटा गया मैदानी भाग को। तो गंगा के जो मैदानी भाग हैं, गंगा के मैदानी भाग की ढाल बताए थे आपको हम कि प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाएगा कि खनिज की अधिकता है ना, आपसे क्या पूछा जाएगा कि खनिज की अधिकता बताइए कि सबसे ज़्यादा खनिज की अधिकता कहाँ है। इसी पे बताते हैं खनिज की अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। तो खनिज की अधिकता हम आपको बताए थे कि धारवाड़ श्रेणी के चट्टान में मिल जाएगा, है ना, धारवाड़ श्रेणी के चट्टान। चलिए, तो ये भी आपको समझ गए होंगे इसको, है ना। नागीनक्टी डैम में पहला पक्षी महोत्सव हुआ है। पहला पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ है? तो नागीनक्टी डैम में हुआ है। इसके बाद देख लीजिए, देखिएगा तो बहुत सारे उद्योग भी हमारे बिहार में क्या हैं, बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। तो मेन चीज़ जो है हम आपको क्या किए, बता दिए। मेन जो हमारा मेन चीज़ था वो हम आपको लगभग जो है वो क्या किए, बता दिए, है ना। चल, एक जलप्रपात बता देते हैं, थोड़ा सा जलप्रपात देख लीजिए, यहीं पर बता देते हैं इसी में। पश्चिम चंपारण में देखिए, पश्चिम चंपारण में तो नहीं है, सबसे भोजपुर, ये रहा आपका भोजपुर। और भोजपुर में देखिएगा तो यहाँ जियारखंड, क्या है, जियारखंड, ये जियारखंड जलप्रपात है ना, फुलबड़िया नदी पर है। कौन से नदी पर है भोजपुर में? फुलबड़िया नदी पर। रोहतास जो है, ये जो आपका रोहतास है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, राकिम कुंड है, खुआड़ीदा है, धुआं कुंड, दुर्गावती, सुखलदरी, ये सब रोहतास में है ना। इसके बाद देखिए ओखारिन कुंड, नवादा में ककोलत है, ये रहा आपका नवादा में क्या है, ककोलत है। कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा से ही निर्मित हो गया है। बेगूसराय में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कांवर झील है। और ये जो कांवर झील है, ये पहला बर्ड बैंडिंग स्टेशन यहाँ बना है ना। पहला क्या बना है, बर्ड बैंडिंग स्टेशन यहाँ पर बना है। ये 39वां रामसर साइट है। कैमा है, भारत का 39वां है, बिहार का पहला रामसर साइट है। यहाँ पर 106 प्रजाति के पक्षी जो है वो आते हैं। सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये भी याद रखिए। 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंडक नदी के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है ना। गोगा झील जो आप देखे, गोगा झील देखिए कटिहार में हम आपको बताए थे, ये सामुदायिक रिजर्व हो जाएगा। इस झील के आसपास देखिएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा झील है। ये मनिहारी में है। कहाँ पर है? मनिहारी में है। सहरसा में देखिएगा तो सहरसा देखिए कहाँ पर है ना। सहरसा देखिए, ये है आपका सहरसा में क्या देखिएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा गोखुर झील मिलता है। गोखुर झील सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? सहरसा में मिलता है। बख्तियारपुर झील है, सिमरी बख्तियारपुर है, कजमुनिया है, सरदिया है, गोबरा है, तो बहुत सारा यहाँ पर झील वगैरह मिलता है ना। चलिए, दरभंगा में देखिए, दरभंगा में आपको क्या मिलेगा? दरभंगा ये रहा, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है। यहाँ का क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जो है देखिएगा मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है ये। 1972 में इसको क्या किया, इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया था। तो इस तरह से झील भी हम आपको, झील और जलप्रपात भी आपको बता दिए, ठीक है। तो बिहार का भूगोल जो है लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है बिहार के भूगोल से। मेन नदी से क्वेश्चन, मिट्टी से क्वेश्चन आता है, वो हम आपको क्या किए, बता दिए, है ना। वो हम आपको कंप्लीट करवा दिए। बाकी बिहार के वन जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, बिहार के वन का डाटा ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना, बिहार का वन। चलिए, अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमको बताएंगे कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।